तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस मार्केट में बहुत रिस्क है, इस मार्केट में काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे पैसे जो है वो डूबे हैं, ये है वो है। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर रिस्क होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, कई लोग कहते हैं कि इसमें बहुत कम रिस्क है। लेकिन ये रिस्क आखिर होता क्या है। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, रिस्क कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होता। रिस्क या तो नोन होता है या अननोन होता है। जो लोग ये बात करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है, उनको नॉलेज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि रिस्क इसमें कम है, उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। रिस्क कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होता। रिस्क वो होता है कि एक तो वो जिसे आप जानते हो, और दूसरा रिस्क होता है कि जिसे आप नहीं जानते। अब ये नॉन रिस्क जो है, जिस रिस्क को हम जानते हैं वो हमेशा छोटा होता है, और जिस रिस्क को हम नहीं जानते हैं वो हमेशा, यानी कि अननोन रिस्क जो है वो हमेशा बड़ा होता है। नॉन रिस्क क्या होता है। इस रिस्क को ना आप जानते हैं, आपको पता है कि मैं इस चीज़ में यहाँ पर रिस्क लेने वाला हूँ, तो वो रिस्क, जो चीज़ आप लोगों को पता है, वो कभी भी आप ज़्यादा नहीं करोगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, एक्चुअली वो लोग जो है वो नहीं जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो बंदा ये कह रहा है ना कि मैं यहाँ पर इतना रिस्क लेने वाला हूँ, लेकिन इसके सामने मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो इसका मतलब कि जानता है कि वो कितना, मतलब उसका कैलकुलेटेड रिस्क है कि वो कितना रिस्क ले रहा है, उसके अगेंस्ट में उसको कितना रिवॉर्ड जो है वो मिल सकता है। रिस्क कभी भी अकेला नहीं देखा जाता, उसके हमेशा सामने जो है रिवॉर्ड देखा जाता है। अगर मैं आज मान लो 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ या 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, अगर मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो उसके सामने मेरा रिवॉर्ड कितना है, 5 रुपए है, 15 रुपए है, 50 रुपए है या 2 रुपए है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उसके अगेंस्ट में वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अगर आप बड़े रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हो तो रिस्क हमेशा आपका छोटा ही होगा। अब हो सकता है कि मान लो, अब बड़े छोटे से क्या मतलब, अब हो सकता है कि भाई मेरे लिए 5,000 रुपये एक छोटा अमाउंट है जिसका मैं रिस्क ले सकता हूँ। आपके लिए हो सकता है कि 5 लाख हो, लेकिन वही मुकेश अंबानी के लिए 500 करोड़ का रिस्क जो है वो भी एक छोटा रिस्क हो सकता है। वो भी क्योंकि वो उसे जानता है, तो उसे लिए उसका वो नॉन रिस्क में आ जाता है। और नॉन रिस्क हमेशा, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि हमेशा छोटा होता है। जिस रिस्क को आप जानते हो, जिस रिस्क का आपको पता है, जिसके सामने आपको रिवॉर्ड भी पता है, तो वो रिस्क आप कभी भी बड़ा नहीं लेंगे। अब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि वो करने क्या वाले हैं, या उनको, अब मान लो उन्होंने कोई ट्रेड बना लिया, अब उनको यही चीज नहीं समझ आ रही कि उनमें उसमें आगे जो है उनको करना क्या है। तो इसीलिए वो रिस्क जो है उनके लिए एक बड़ा रिस्क हो जाता है। उनको यही नहीं समझ आ रहा कि उस ट्रेड में से जो उन्होंने लिया है उसमें से अब एग्जिट कैसे करें। तो इससे हमें पता चला कि रिस्क जो है अकेला बिल्कुल बेकार है, उसके सामने हमें रिवॉर्ड देखना होता है। और उसमें रिस्क भी जो है दो टाइप के, एक होता है नॉन रिस्क और एक होता है अननोन रिस्क। नॉन रिस्क हमेशा छोटा होता है और अननोन रिस्क हमेशा बड़ा होता है। तो आपको ज़िंदगी में भी और स्टॉक मार्केट में भी आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि आप नॉन रिस्क लो। चार्ट पर भी अभी जब हम जाएंगे तो उसमें भी हम ये बात करेंगे कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एरिया होने वाला है, यानी कि वहां पर भी हम नॉन रिस्क ही लेंगे। अननोन रिस्क हम स्टॉक मार्केट में भी लेने नहीं वाले हैं। और हंसी मजाक में आपको एक चीज़ बताऊं सिखाने के लिए सिर्फ, कि लव मैरिज जो है एक नॉन रिस्क होता है और अरेंज मैरिज एक अननोन रिस्क होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लव मैरिज की साइड पे चले जाओ और अरेंज मैरिज बिल्कुल बेकार होती है। दोनों के अपने फायदे और दोनों के अपने नुकसान हैं। लेकिन वैसे एक चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि लव मैरिज जो है नॉन रिस्क आता है, क्योंकि वहां पर आपको अपने पार्टनर का पता है, उसके साथ आप टाइम बिता चुके हो, साल साल डेढ़ 2 साल आप बिता चुके हो। आपको पता है कि वो किस टाइप से बिहेव करता है, कैसा उसका नेचर है। लेकिन अरेंज मैरिज में आपको कुछ भी नहीं पता होता। अरेंज मैरिज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेकिन ये वो होता है अननोन रिस्क, जहाँ पर आपको नहीं पता कि आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है, कहाँ पर आपकी ज़िंदगी जो है वो जा सकती है। तो बस ये चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं लव मैरिज की फेवर में हूँ और अरेंज मैरिज के अगेंस्ट, बट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लव मैरिज एक नॉन रिस्क होता है और अरेंज मैरिज जो है एक अननोन रिस्क होता है। अब बात कर लेते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट वगैरह तो सब चाहिए ही है, उसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए। अब डीमेट अकाउंट आप कहाँ से खुलवा सकते हो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खुलवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हो। फ्री डीमेट अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आपको कोई भी पैसा वैसा जो है वो पे नहीं करना।
और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो उसका आपको एक बेनिफिट भी बता देता हूँ। आप जो है हमें इस मेल आईडी पर अपना डिटेल्स जो है, नाम हो गया, नंबर हो गया, टेलीग्राम आईडी होगी, ये सब चीज़ें जो है आप हमें मेल कर देना। तो उसके बाद हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल जो है ना, अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पर आपको कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स जो हैं वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़ भी मिलेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। आप अपना हिसाब से स्टॉप लॉस और अपनी एनालिसिस करके उसके टारगेट्स वगैरह जो है वो अपने हिसाब से निकाल सकते हो। ये सब ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, लेकिन उसमें एंट्री करने का एक तरीका है कि यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के, वहाँ पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जो है फ्री में ओपन करना है। और साथ ही में इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लाइफ टाइम, वो उन लोगों के लिए लाइफ टाइम जो है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उसके लिए आपसे कोई भी टाइप के चार्ज नहीं लिए जाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे ये तीन चीज़ें जो हैं काम करती हैं। मार्केट की साइकोलॉजी है, जिसका 50% का हाथ होता है आपके सक्सेसफुल होने के पीछे। उसके अलावा रिस्क होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, उसका 30% रोल होता है आपके सक्सेसफुल करियर के पीछे। और चार्टिंग टेक्निक्स, यानी कि जो हम टेक्निकल एनालिसिस भी क्या, जो हम चार्ट रीडिंग वगैरह करेंगे ना, उसका 20% हाथ होता है आपके सक्सेसफुल होने या ना होने में। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो चार्ट रीडिंग के अलावा 80% जो है मनी मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी का 50% से ज़्यादा का शेयर होता है आप लोगों के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने के पीछे। तो इस सीरीज में जो है हम ये मार्केट साइकोलॉजी के 50% को छोड़कर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का 30% और चार्टिंग टेक्निक्स का 20% तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट साइकोलॉजी भी आपको इन्हीं दोनों के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ और चार्टिंग टेक्निक्स के साथ में धीरे धीरे करके कुछ कुछ ऐड करके आप लोगों को चीज़ें जो है जितनी मैं क्लियर कर पाऊंगा, जितनी मैं चीज़ें समझा पाऊंगा, उतनी मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी इस मार्केट में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है, तो आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करें। आप इस कोर्स की सारी वीडियोस को देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सारी वीडियोस देखनी है। बहुत से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। एटलीस्ट ये 50% पार्ट जो है वो चार्टिंग टेक्निक्स और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वाला, ये तो आपका एटलीस्ट यहाँ पर इस कोर्स में कंप्लीट होने ही वाला है। साथ ही साथ आपको कुछ झलकियाँ भी मिलेंगी कि मार्केट साइकोलॉजी काम कैसे करती है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट जो है एक जुआ होती है। तो मुझे भी आप लोगों से यही पूछना है कि क्या आप खुद आंसर बताओ कि क्या स्टॉक मार्केट जो है एक जुआ होती है। आपके भी आस पड़ोस में कई सारे लोग होंगे, आपके पेरेंट्स भी होंगे, वो भी ऐसा ही सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार है, ये तो जुआ है, यहाँ पर तो किसी किसी का सिक्का चलता है, बाकी सब तो जो है अपना पैसा गवा कर ही यहाँ से निकलते हैं। अब अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता है तो चलिए हम एक जुए का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सब लोगों ने महाभारत तो देखी होगी या पढ़ी ही होगी, या एटलीस्ट उसके बारे में कहानियां तो पता ही होंगी। वहां पर एक गेम हुई थी जहां पर युधिष्ठिर पासे की गेम हुई थी। वहां पर युधिष्ठिर जो था शकुनी से हर बार हारा था, एक बार भी युधिष्ठिर नहीं जीता था। तो क्या ये सच में जुआ था? बिल्कुल था, लेकिन जुआ था केवल युधिष्ठिर के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक गेम समझ कर जा रहा था, वहां पर उसको लग रहा था कि अगर 10 बार मैं हार रहा हूं तो एक बार तो एटलीस्ट मैं जीतूंगा ही। लेकिन वो जुआ था केवल युधिष्ठिर के लिए, शकुनी के लिए वो बिल्कुल भी जुआ नहीं था। वो उसने काफी टाइम से उस चीज की प्रैक्टिस करी हुई थी। तो उसका वो मंझा हुआ खिलाड़ी था, उसे पता था कि क्या चीजें आ सकती हैं, उसके पासे थे। उसको पता था कि अब मैं इस टाइप से फेंकूंगा या इस टाइप से काम करूंगा तो वो यहाँ पर ऐसा रिजल्ट दिखाएगा। जबकि युधिष्ठिर को कुछ भी आइडिया नहीं था, उसे तो ये लग रहा था कि पासे का गेम है, कभी ना कभी तो मेरा नंबर आएगा, कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा। जिसके चक्कर में, जिसकी आस में उसने अपनी बीवी को भी वहां पर दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से पूरी महाभारत हुई थी। अब आप लोग बताओ कि क्या ये सच में जुआ था? अगर ये सिर्फ खेल ही है तो कभी ना कभी तो युधिष्ठिर को जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार युधिष्ठिर ने सोचा कि भाई अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, लेकिन हर बार जीतता जो गया वो था शकुनी। तो आप किस चीज को किस टाइप से अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर चीज
जो भी चीज़ आपको नहीं करनी आती ना, वो आप लोगों के लिए जुआ ही है। चाहे आप छोले कुलचे की रेडी लगा लो, अगर वो काम आपको करना नहीं आता तो 3 महीने 6 महीने बाद वहाँ पर आप सारा पैसा जो है गवा कर निकलोगे। स्टॉक मार्केट में तो फिर ऐसा होता है कि भाई पैसा बच भी जाता है, लेकिन अगर आप मान लो इस टाइप से काम करोगे तो उसमें आपका पैसा जो है वहाँ पर आपका 100% पैसा डूब जाएगा। तो रिस्क हर उस चीज में है जिसके बारे में आपको नहीं पता, और रिस्क उस चीज में यानी कि नॉन रिस्क हमेशा कम होगा जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है। अब ऐसा ही इस मार्केट में भी होता है। जुआ आप लोग खेल रहे हैं, वो जो स्मार्ट इंसान है, जो स्मार्ट आदमी है ना, वो जुआ नहीं खेल रहा। उसे पता है कि अगर मैं ऐसी चाल चलूंगा तो ऐसा मूव आएगा, ये नंबर आएगा। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो इसी वजह से वो आप लोगों के लिए जुआ हो जाता है। उस स्मार्ट इंसान के लिए, उस स्मार्ट आदमी के लिए बिल्कुल भी ये जुआ नहीं है, ये एक हार्डकोर, एक प्रॉपर जो है वो बिजनेस की तरह है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप उस स्मार्ट आदमी से कभी भी नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इस मार्केट का एक पक्का खिलाड़ी है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि हमें हमेशा उस स्मार्ट आदमी की पूंछ पकड़ कर चलना है। उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी, उससे ज़्यादा दूर नहीं रहना, और उसके खिलाफ तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो लोग इस बाजार को आकर बोलते हैं कि ये जुआ है, वो नासमझ लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि जहाँ पर प्रॉपर बिजनेस हो रहा है, एक कंपनी है वो माल बेच रही है, उसकी अगर सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। जब प्रॉपर बिजनेस होता है ना, तो वहाँ पर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एनालिसिस काम करती है, जुआ नहीं होता वो। इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि नॉलेज लो, नॉलेज लेकर ही इस मार्केट में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरों के टिप्स के ऊपर या टीवी देखकर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। और जुए का एक रूल है, जुए के ऊपर आपने कहावत भी सुनी होगी कि जुआ किसी का ना हुआ। जुआ में हमेशा पता कौन हारता है? हमेशा वो हारता है जिसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं भी अननोन हूँ, आप भी अननोन हो, और हम एक कैसीनो में जाते हैं, तो देखना एट दी एंड क्या होगा। मैं भी हार कर निकलूंगा, आप भी हार कर निकलोगे। जीतेगा कौन? वो कैसीनो वाला। क्यों? क्योंकि वो वहां का एक खिलाड़ी है, उसे पता है कि कैसे काम करना है। इसीलिए हमेशा जो भी जुआ सोच कर जाता है वो वहां पर हार कर आता है। जो बिजनेस समझ कर जाएगा वो वहां से जीत कर निकलेगा। और बिजनेस है कैसीनो वाले का। अगर कैसीनो में आप खेलने जाओगे जुए का समझ कर, तो आप भी हारोगे, मैं सोच के जाऊंगा तो मैं भी हारूंगा। जीतेगा कौन? सिर्फ एक इकलौता, वो कैसीनो वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्केट से जो है, जैसा मार्केट हो गया या फिर किसी भी चीज़ में, अगर आप रीजनेबल रिटर्न चाहते हैं, आप आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, आपको पता है कि मुझे इसके बारे में सीखना पड़ेगा, आपको पता है कि भाई इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, तो आपको यहाँ पर रिटर्न जो है बिल्कुल मिलेगा। रिटर्न कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, जैसा हर धंधे में आता है, लेकिन एट दी एंड अगर आप ये सब चीज़ें करके निकलोगे ना, तो आपको समझ ज़रूर आएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि पुरानी हिस्ट्री को देखकर आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है उस चीज़ों को एंटिसिपेट करना, इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, कि मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा ना कि आप लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो आप बोलोगे कि भाई क्या बात कर रहा है, यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स का कोर्स करने आए हैं, उस चीज़ को हम समझने आए हैं, सीखने आए हैं, और आप कह रहे हो कि सर कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे है, कैसे आप अपनी लाइफ में जो है, आपने 2 घंटे पहले भी टेक्निकल एनालिसिस करी होगी, आगे भी करोगे, आप 1 घंटे बाद फिर करने वाले हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस आप अपनी लाइफ में जो है वो करते हो। कोई भी दुनिया का एक भी जीवित इंसान जो है वो बिना टेक्निकल एनालिसिस के 1 मिनट भी इस दुनिया में जो है वो जीवित नहीं रह सकता। और अभी आने वाले 5-10 मिनट के अंदर मैं इस चीज़ को साबित भी कर दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ हम रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन बस हमें ये नहीं पता कि आखिर इसे कहते क्या है। अब ये चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को ये इसलिए चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि जब हम चार्ट्स पर जाएं तो आप लोगों को चीज़ें समझ आए कि टेक्निकल एनालिसिस कहते किसे हैं। क्योंकि चार्ट पर तो आपको बोला होगा कि भाई भाव की एनालिसिस करने को, ये देखने को, उधर की लाइन देखने को, इधर की लाइन देखने को, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअल मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ का एग्जांपल लिया था, चलिए मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता देता हूँ। कि आपकी शादी को मान लो 8-10 साल हो चुके हैं। अब आप कोई भी चीज़ जाके बात करोगे ना अपनी बीवी को,
तो उसको उसका रिएक्शन आपको पहले से एंटीसिपेट होगा कि भाई, अब जैसे आपके 8-10 साल हो गए हैं, 10 साल होने के बाद आप अपनी बीवी को जाकर बोलते हो कि भाई चलो हम चलते हैं एक मूवी देखने। अब आपको पता होगा, आपके अंदर से पहले ही आंसर आ चुका होगा कि मैं इससे हर बार पूछता हूँ, ये हर बार मुझे मना करती है, तो इस बार भी ये मना ही करेगी। अब एक बात बताओ कि आपको कैसे पता ये मना करेगी? क्यों? क्योंकि पहले आपके पास उसका चार्ट है। लेकिन जब आप लोगों की अभी नई नई शादी हुई थी, अभी 2-4 दिन ही हुए थे, तो क्या आपको पता था कि बीवी का ऐसा रिएक्शन आएगा? नहीं ना। अब आपको इसलिए पता है क्योंकि अब आपके पास उसका चार्ट है। स्टार्टिंग में जब आपकी शादी हुई थी तब, जैसा कि स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं कि तब आपका एक आईपीओ खुला था, तब आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसी है, क्या करती है, कैसा उसका रिएक्शन रहता है, कैसे उसके एक्सप्रेशंस रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको उस टाइम नहीं पता था। लेकिन अब 8-10 साल बाद आपके पास उसका पूरा चार्ट आ गया है। ऐसे ही आपकी बीवी के पास भी आपका पूरा चार्ट आ गया, उसको भी पता है कि अगर आज पति का ऐसा मूड है, आज पति अगर ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है, आज उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा उसे कि आज ये थका हुआ है, तो आज मेरे को इससे बात करनी है या नहीं करनी। आज ये ज़्यादा खुश है, तो आज मैं जो चीज़ बोलूँगी वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी। तो इस टाइप से पत्नी के पास पति का चार्ट आ गया, पति के पास पत्नी का चार्ट आ गया, तो दोनों को पता है कि आगे कैसे रिएक्शंस जो है हमारे को देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मान लो इसी केस में हम ऐसा समझते हैं कि अगर आपने बीवी से पूछा, 10 साल हो गए आपकी शादी को, और आपने बीवी से पूछा कि क्या आज हम मूवी देखने चलें, पहले तो आपके दिमाग में ये आया था आंसर कि भाई वो मना करेगी। लेकिन बाय चांस अगर उसने हाँ बोल दिया कि चलो चलते हैं, तो अब आपकी एनालिसिस थोड़ी सी गलत होगी। या एनालिसिस भी क्या, जिसे हम कहते हैं ना स्टॉप लॉस मार्केट में, वो स्टॉप लॉस लग गया। अब आप वो स्टॉप लॉस लेकर जो है वहां से बाहर निकल सकते हो। अब जब भी अब नेक्स्ट टाइम पूछोगे ना बीवी से कि मूवी देखने चलना है, तो अब आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये भी रहेगा कि हाँ भाई, लास्ट टाइम मैंने जब इससे पूछा था तो ये कभी कभार हाँ भी बोल देती है, तो आप उसके हिसाब से अपना रिस्क जो है वो कम करोगे। और टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल एनालिसिस में भी हम भाव पढ़ते हैं। और भाव भी हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई आज से ये साल पहले, इतने साल पहले ये चीज़ हुई थी, तो इसने प्राइस ने ऐसे रिएक्ट किया था, या इस टाइप से प्राइस ने घूमना चालू किया था, तो यहाँ पर उसका रिएक्शन हमें ऐसे देखने को मिला था। तो यही चीज़ें, ये पुराने हिस्ट्री को ही चेक करके हम आज के जो, या फिर फ्यूचर जो है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। उस चीज़ को हम फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है, उस चीज़ को हम एंटिसिपेट करते हैं। अब एक ही किसान है, ये क्या कर रहा है, ये आसमान में देख रहा है, और आसमान में देख रहा है, इसमें आइडिया लगा रहा है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है या नहीं। अब इसे कैसे पता? इसके पास तो कोई चार्ट नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, कोई है इसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है जिसके ये बाद ये अपनी एनालिसिस कर सके। अब इसे कैसे पता? इसे पता लगा है इसके एक्सपीरियंस से, इसको वेदर का चार्ट पता है, इसको पता है कि भाई जब बादल ऐसे आएंगे तो फिर बारिश हो सकती है, या बादल ऐसे आएंगे तो बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बारिश होनी है तो उसमें उस टाइप की हवा भी चलनी चाहिए, बादल भी अलग टाइप के होते हैं। ये सब उसको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस से। लेकिन जिस दिन उसने किसानी चालू करी थी, क्या उसको ये चीज़ों का पता था? नहीं पता था। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास उस चीज़ का चार्ट आता जाएगा। और चार्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे का मूव जो है वो कैसा हो सकता है। सिर्फ ये किसान ही नहीं, बच्चे जो हैं, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। जैसे ही पापा काम से घर पर आते हैं, बच्चों को मूड देखकर पता चल जाता है, पापा का फेस देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चल जाता है कि भाई आज पापा थके हुए हैं, या आज पापा खुश हैं तो वो मेरे साथ खेलेंगे। आज पापा थके हुए हैं तो मैं आज इनके सामने अपना रिजल्ट लेकर नहीं जाता तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इस टाइप से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। वो भी ऐसे ही काम करते हैं। उन्हें भी पता है, उन्हें भी मम्मी पापा का या जिस भी टाइप से भाई बहन का है, उनका चार्ट पता है, उनका चार्ट उनके सामने है। जैसे वो रिएक्शन देखेंगे उसके हिसाब से उनको पता है कि अब भाई हमारा अगला स्टेप जो है वो ऐसा होना चाहिए। अब छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का, अगर मम्मी उसको गाना सुनाती है तो वो फटाफट सो जाता है। लेकिन क्या स्टार्टिंग में, जब बच्चा 1-2 दिन का था, जब आपने गाना सुनाना चालू किया था, तब क्या वो बच्चा जल्दी सो गया था? नहीं सोया होगा। अब लेकिन वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है वो आराम से सो जाता है। जैसे आप गाना चालू करते हो वो एकदम से सो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे भी पता है कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं तब तक ये बोलती रहेगी। और वो आपके गाने से बोर होने के बाद वो वहां पर सो चुका है। लेकिन जब वो 1-2 दिन का था तब आपने गाना चालू किया, उसे तो पहले समझ भी नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में नहीं सोया। लेकिन जैसे 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 आप रोज इस चीज को रिपीट करेंगे,
तो क्या होगा, अब बच्चे को समझ आने लग जाएगा कि जैसे ही मम्मी गाना चालू करेगी तो मेरे को सो जाना है, ये मम्मी गाना जो है मेरे सुलाने के लिए कर रही है। उसके बाद जैसे आप 2-3 महीने 4 महीने बाद जैसे आप गाना चालू करोगे, हालांकि समझ तो उसे अभी भी नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हो, लेकिन उसे एक पैटर्न पता लग गया कि अब जैसे ही मम्मी गाना चालू करेगी मुझे यहाँ पर सो जाना है। और इसके बाद आप देखोगे कि होता भी ऐसे ही है। ऐसे ही बॉस और एम्प्लॉय का होता है। बॉस जब पुराना हो जाता है तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ का पता होता है। एम्प्लॉय जब पुराना हो जाता है तो बॉस के बारे में पता होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे पास बॉस का ऐसा रिएक्शन आएगा, या अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, अगर मैं उसको सही काम नहीं दूंगा तो वो मेरे ऊपर ऐसा रिएक्ट करेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं, जब बॉस और एम्प्लॉयज़ को भी स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही होता है, तब उन्हें एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे दोनों के पास एक दूसरे का चार्ट हो जाता है और उनको पता लग जाता है कि आगे वो काम कैसे करने वाला है। दोस्त जो हैं, दोस्त भी ऐसे ही करते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को बोलूँगा भाई तू गाड़ी निकाल ले, मुझे पता होगा कि भाई आज वो इस टाइम पर यहाँ पर बिजी होगा, तो इस वजह से वो गाड़ी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मेरे पास उसका चार्ट है। अगर मैं अपने दोस्त को 3 बजे बोलूँगा कि भाई मार्केट में ये देखियो क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं ऑफिस में हूँ, जिसका मुझे पहले ही पता होगा कि भाई यहाँ पर ये शायद हो सकता है कि इस टाइम ऑफिस में हो, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, मुझे पता है कि ऑफिस में होगा तो रिएक्शन उसका ऐसे ही आएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में हम रोज जो है टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। सामने वाला भी आपके ऊपर करता है, आप भी सामने वाले के ऊपर। अगर आप जैसे पुराने दोस्त हो गए, बॉस एम्प्लॉयज पुराने हो गए, तो आप अपने अपने चार्ट्स को जो है वो यूज करोगे और उसके बाद काम करोगे। अगर आप देखोगे कि पेट्स भी इसी टाइप से बिहेव करते हैं, पेट्स को भी पता होता है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर वो रिएक्ट कर सकता है। उससे पता है कि अब मेरा मालिक जो है वो इस टाइप से काम करेगा, या अब वो मुझे घुमाने का टाइम लेकर। जैसे ही कई बार आप देखोगे कि पेट्स जो हैं जैसे डॉग्स होते हैं, वो शाम को 6 बजे या जैसा भी उनका शेड्यूल बना होता है वो एकदम से खड़े हो जाते हैं कि चलो अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। उसे भी पता है कि भाई जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, उसके पास भी पहले दिन उसको नहीं पता था कि भाई मेरे को इस टाइम पर घूमने जाना है, लेकिन जब आप रोज उसे 6 बजे लेकर जाओगे, आप देखोगे कि 1 डेढ़ 2 महीने बाद ना क्या होगा, डॉग अपने आप ही तैयार हो जाएगा 6 बजे के लिए कि भाई मुझे अब इस टाइम बाहर जाना है, ये मेरा घूमने का टाइम आ गया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाहता था कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ जो है आप रोज़ करते हो, और मैंने आपको अभी 5-10 मिनट में बता भी दिया कि प्रूव भी कर दिया कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ अभी हाल फिलहाल में भी कर कर आए हो, और अब आगे आगे 5-10-15 मिनट 1 घंटे बाद आप फिर दोबारा उस चीज़ को यूज़ करने वाले हो। और एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है कभी भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना ज़्यादा सीखा है। वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना कम, लेकिन उसमें परफेक्शन कितनी ज़्यादा आपने हासिल करी है। वो उसके ऊपर, उसके हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो काम होता है। अब एक किसान था, उसने ना पानी पीना था, पानी निकालना था ज़मीन में से। तो उसने क्या किया, हर जगह पे ना 6-6 फुट गड्ढा, 5-5 फुट गड्ढा जो था वो खोद दिया। उसने एक जगह पर खोदा 6 फुट गड्ढा, उसको वहां पर पानी नहीं मिला, उसने वहां से जगह शिफ्ट करी, दूसरी जगह पर चला गया। दूसरी जगह पर 6 फुट खोदा, वहां पर नहीं मिला, तीसरी जगह चला गया। ऐसे करके उसने अपने अपने खेत में ना 20 गड्ढे खोद दिए। इतने में दूसरा किसान आया, उसने क्या देखा कि भाई यहाँ पर 20 गड्ढे उसने खोद दिए हैं। उसने पूछा यार ऐसा क्या हो गया। कहता यार मैं पानी निकालने वाला था, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था, मैंने हर जगह पे देख खोद खोद के चेक कर लिया, पानी कहीं से भी नहीं निकल रहा। तो दूसरा किसान ने ये चीज बोली पहले वाले को कि देख तूने काम तो अच्छा करा, तूने मेहनत भी बहुत करी, लेकिन तेरी मेहनत ना सही डायरेक्शन में नहीं हुई, क्योंकि तूने वहां पर फोकस नहीं करा। अगर तू ये 6-6 फुट गड्ढे जो है तूने 20 जगह पर खोदे हैं, इसकी जगह तू एक ही जगह पर खुदाई करता ना तो तेरे को नीचे जाकर पानी जरूर मिलता। लेकिन तूने क्या किया, तूने अपनी सारी जो, तूने बहुत सारी थ्योरीज जो थी, जैसे स्टॉक मार्केट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे सिस्टम्स जो है अगर आप कर लोगे ना, देख लोगे ना, तो आप किसी भी एक सिस्टम पर काम नहीं कर पाओगे। इसमें आपको लॉस होगा तो चल 2 ट्रेड बाद इसको छोड़ दिया, दूसरा पर उठा लिया, दूसरे में लॉस होगा 4 ट्रेड बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप एक ही सिस्टम पर ज्यादा टाइम काम करोगे, उसके ऊपर परफेक्शन लेकर आओगे ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी। तो इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ज़्यादा चीज़ों पर, लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि वो डिपेंड करती है कि आपने वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको कितने सक्सेसफुल तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन आपको सारी चीज़ें सीखने की, सारी चीज़ें अपने चार्ट्स पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेटअप पकड़ो, 2 सेटअप पकड़ो, उनके ऊपर मास्टरी करो और आप देखोगे कि उन सेटअप्स पर ना आपको इतनी पकड़ हो जाएगी कि आपका कभी भी 90% आपके ट्रेड्स जो हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल्स मार्केट, जैसे कि कमोडिटीज़ हो गई, जिसे हम कमोडिटीज़ के नाम से जानते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें जो है कमोडिटीज़ में आती है। दूसरा होता है स्टॉक मार्केट, जैसे हमारे शेयर्स वगैरह हो गए। और तीसरा होता है करेंसी मार्केट, जैसे डॉलर हो गया, रुपीज़ हो गया, यूरो हो गया, ये सब चीज़ें जो है करेंसी मार्केट में आती है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है इन सभी चीज़ों पर बराबर काम करती हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भाव की पढ़ाई है, और भाव तो हर हर चीज़ में है। हर चीज़ का ट्रेड होता है तो उसके लिए उसका चार्ट जो है हमारे सामने आता है, और उसके हिसाब से हम एनालाइज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब हो सकता है, देखो जैसे भी कोर्स हम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है मेरे मुंह से बार बार स्टॉक या मार्केट निकले, तो ऐसा मतलब नहीं है कि इसका कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही या स्टॉक्स के ऊपर ही काम करता है। ये मेरा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये सिर्फ स्टॉक पर काम करता है, लेकिन एक जमान पे बैठा होता है ना, तो बस वो वाली बात है। नहीं तो काम तो ये हर फील्ड में, हर तरीके से किसी भी मार्केट में चले जाओ वहां पर ये आपको इसी टाइप से काम करता हुआ नजर आता है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ CME एक्सचेंज ट्रेडेड आइटम्स का। यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज़ में सोयाबीन होती है, ये छोटी, ये बहुत कम चीज़ें हैं। अभी तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं कर पाए। एक समझाने के लिए चीज़ें हैं बेसिक्स, कि सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, कॉर्न, व्हीट, पॉर्क, यूरिया, सब चीज़ें जो हैं ट्रेड होती हैं। इंडाइसिस ट्रेड होते हैं, जैसे S&P 500 हो गया, डाउ जोन्स हो गया, नेस्डैक, चाइना, निके, NSE, BSE, ये सब चीज़ें हो गई। इंटरेस्ट रेट्स भी ट्रेड होते हैं, बॉन्ड यील्ड होती है, इंटरेस्ट स्वैप्स होते हैं, फेडरल फंड होते हैं। इसके अलावा वेदर भी ट्रेड होता है। जी हाँ दोस्तों, US के अंदर मंथली वीकली वेदर भी ट्रेड होते हैं, यूरोपियन वेदर होते हैं, स्नोफॉल होती है, हरिकेन भी ट्रेड होते हैं। हरिकेन, अब आप बोलोगे कि यार ये तो साइक्लोन आ रहा है, उसके लिए क्या ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये सब चीज़ें जो है ट्रेड होती हुई नज़र आती है। मार्केट्स में ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी जल्द ही हमारे को वेदर भी ट्रेड होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। बाकी मेटल्स में आप देख सकते हो कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें जो हैं ट्रेड होती हैं। एनर्जी में क्रूड होगी, नेचुरल गैस होगी, गैसोलीन हो गई, ब्रेंट क्रूड हो गई, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ट्रेड करती हैं। तो जिस भी चीज़ का भाव है, जिसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, जिसका भी कोई वैल्यू है, उन सब चीज़ों का जो है एक चार्ट बन सकता है। उन सब चीज़ों के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम करती है। अब इस चार्ट को काफ़ी लोग देख के बोल सकते हैं कि यार ये क्या क्या चीज़ें बात कर रहा है, हरिकेन जो है, वेदर है, ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं, ये तो पक्का जुआ है। लेकिन दोस्तों मेरी बात मानो कि ये सब चीज़ें जुआ नहीं है। इन सब के ऊपर भी ये हरिकन्स वगैरह जो हैं ये इसलिए ट्रेड होते हैं ताकि, देखो इसके ऊपर इंश्योरेंस तो होती नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले से एंटीसिपेट करके कि भाई यहाँ पर पहले ऐसे ऐसे बना था मौसम, तो उसके बाद यहाँ पर एक हरिकेन आया था, तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो पहले से जो है इसके ऊपर ट्रेड करके और अपना रिस्क जो है वो कम करते हैं, हेजिंग करके चलते हैं। इस टाइप के आपको यहाँ पर चार्ट्स नज़र आएंगे, जिसमें जैसे आपको एक अप ट्रेंड में स्टॉक है जिसमें हमारे को हायर टॉप हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये कमोडिटीज़ के चार्ट हो गए, जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा है, इसके अंदर कुछ खास तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। ये गोल्ड का चार्ट हो गया, ये देखिए ये सामने आपके कॉपर का चार्ट आ रहा है। तो इस टाइप से जिन भी चीज़ों को हम काम कर सकते हैं ना, जिसकी भी वैल्यू है उसको हम चार्ट बना सकते हैं और उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेंथ यही है कि ये ना किसी भी चीज़ का चार्ट देखकर प्रेडिक्ट कर सकती है कि आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मार्केट में, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, कमोडिटी मार्केट, ये मेटल्स में की मार्केट जो हो गई, इन सब चीज़ों में भी बड़े लोग होते हैं, बड़े हाथ होते हैं। बड़े हाथ यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, स्मार्ट इंसान है, वो भी किस टाइप से काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे को इन चार्ट्स के ऊपर सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और उन्हीं को फॉलो करके हम, उसी स्मार्ट आदमी को फॉलो करके हम यहाँ पर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अब स्मार्ट आदमी जो है वो हर चीज़ को होने से पहले एंट्री करता है, कभी भी वो सारा काम होने के बाद नहीं एंट्री करेगा। इसीलिए आप कई बार देखते होगे कि जैसे ही कोई खबर आती है तो एकदम से वहां पर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी स्टॉक जो है वो वहां से गिर जाता है। क्यों?
क्योंकि स्मार्ट आदमी ने पहले ले लिया था, अब वो अच्छी खबर आ गई है, तो अब वो वहाँ पर अपने पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर सकता है। तो ये तो बात हुई इस वीडियो में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कि उससे जुड़ी हुई बातें कि कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ट के टाइप्स किस टाइप के होते हैं और कैंडलस्टिक चार्टिंग किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक के टॉपिक्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करने के बाद साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट जो है आज ही ओपन करें। और साथ ही में हमारे को अपनी डिटेल्स जो है वो भरपूर ज्ञान @gmail.com पर सेंड करें, ताकि हम आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आप लोगों को फ्री में एंट्री कर दें, फ्री में ऐड कर दें। और उसके बाद वहाँ पर दिए हुए ट्रेडिंग टिप्स को, ट्रेडिंग आइडियाज़ को जो है आप उनका फ़ायदा जो है उठा सकें और अपनी नॉलेज को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ चार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।